अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं नॉवेल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है बेली राजपूता की मलका, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है। नॉवेल शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखा करें कि उन्हें कैसा लगा और अब उन्हें आगे कौन सा नॉवेल सुनना है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अब नॉवेल शुरू करते हैं। रात का दूसरा पहर दम तोड़ने को था। सियाह आसमान पे हर सू तारे बिखरे थे। पूरे चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों को चमका रही थी। वो बेली के जंगल के दरख्त थे, ऊंचे, मजबूत, तनावर और इतने घने कि चांदनी घास को नहीं छू पाती थी। इन ऊंचे दरख्तों के साए जंगल के बीच बनी शाहराह पर लंबे गिर रहे थे। ऐसे में जब जानवर भी खामोश हो गए थे, घोड़ों के टापों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। दोनों तरफ से जंगल के बीच गिरी कच्ची पक्की सड़क पर एक बग्घी दौड़ती आ रही थी। बग्घी सागवान की थी। इस पे दो रोया, एक मेहताबी रोशन थी और इसमें दो अरबी घोड़े जुटे हुए थे, चिकने चिकने सफेद घोड़े। इनके मुंह पे रेशमी पूनियां और बदन पे चमचम करती झालर की धज्जियां थीं। बाहरी निशस्त पे कोचबान बैठा था। इसके हाथ में एक चाबुक और दूसरे में मरसा लगाम थी। वो लगाम था में चाबुक मारता फिक्रमंदी से बार बार ऊपर आसमान को देखता था, जहां सुबह का सितारा उसे मंजिल बता रहा था। कोचबान के पीछे बग्घी के ऊंचे दरवाजे सख्ती से बंद थे। जंगल के दरख्त उसे देख रहे थे, मगर कुछ अंदाजा न होता था कि कोचबान की सवारी कौन है या कोई है भी कि नहीं। बग्घी बर्क रफ्तारी से जंगल के बीचों बीच सड़क पे भागती जा रही थी। कोचबान परेशानी से गर्दन उठाकर वक्फे वक्फे से सुबह के सितारे को देखता था और जरा की जरा पीछे बंद बग्घी पे नजर भी डालता था। इसके हाथों में इस्तिराब था और अंदाज में उजलत। रामनाथ, दफतन बंद बग्घी में से नुस्वानी आवाज गूंजी, ठहरी हुई, मुतमईन सी, मगर तमकनत व बेनियाजी से भरपूर। कोचबान की लगाम पे गिरफ्त पल भर को ठीक हुए। बग्घी के पहिए कदरे सुस्त हुए। जी मालकिन, बेली कितना दूर है अभी? बस चंद कोस रह गए हैं मालकिन। भगवान ने चाहा तो सुबह होने से कबल हम हवेली में होंगे, कहकर इसने चाबुक जोर से घोड़े को रसीद की। पहिए फिर से तेज हो गए। जल्दी करो रामनाथ। नजाकत और थकान भरी खूबसूरत आवाज फिर से इसके कानों में पड़ी। वो जी मालकिन कह के रफ्तार बढ़ाने लगा। बंद बग्घी में खामोशी छा गई। अब वो नहीं बोलेगी। कोचबान को इल्म था। चंद फिक्रे भी पूरे सफर में पहली बार इसके लबों से निकले थे। कोचबान रामनाथ अभी सुबह के सितारे को देखकर सिमत का हिसाब लगा ही रहा था कि देखते ही देखते जंगल से चंद घुड़सवार निकलकर सामने सड़क पर आ गए। ऐसे कि बग्घी का रास्ता एकदम से रुक गया। घोड़े ने जोर से हिनहिनाया। रामनाथ ने तेजी से लगाम खींच ली। इसे लगाम खींचना ही था, क्योंकि अब वो हो चुका था जिसके बायस वो रात के वक्त जंगल के सफर से डरता था। बेली का जंगल रात के इस पहर भंडारों की आमाज का होता था। इसे इल्म था। इसने बेख्तियार माथे पे आया पसीना साफ किया। बग्घी रुकी खड़ी थी। सामने 4 घोड़े थे। इनमें से 3 के सवार घोड़ों से उतरकर बग्घी के करीब आ रहे थे। एक के हाथ में बंदूक थी, दूसरा बरछी था, जबकि तीसरे के पास बड़ा सा राजपूती बल्लम था। चौथा घोड़ा कदरे पीछे खड़ा था। इसका सवार घोड़े की पुश्त पे बैठा था। वो नीचे नहीं उतरा था। इसके मुंह पे सियाह ढाटा बंधा हुआ था। बस आंखें वाज़ेह थीं, बाकी चेहरा ढाटे के पीछे गुम था। इसके पास एक
बड़ा सा नेजा था जो इसने घोड़े की कनौतियों के दरमियान रखा हुआ था। तीनों सवार बग्घी के करीब आए। इनके चेहरे भी नकाब में ढके हुए थे। बरछीत के दूसरे हाथ में दस्ती थी। ये छोटी सी लकड़ी थी जिसके ऊपर धात का बड़ा सा प्याला जुड़ा था। इसके अंदर शूला जल रहा था। बरछीत ने दस्ती कोचबान के चेहरे के सामने लहराई। एकदम रोशनी से घबराकर कोचबान ने चेहरा पीछे किया। बंदूक बरदार आगे बढ़ा। नीचे आओ। इसकी बंदूक कोचबान पे तनी थी। वो खामोशी से नीचे उतर आया। कहाँ से आ रहे हो? अमृतसर से महाराज। रामनाथ ने हाथ आजिजाना अंदाज में जोड़े। कहाँ जाना है? गांव जा रहे हैं महाराज। कौन से गांव? बेली राजपूता महाराज। बेली में क्या काम है? बंदूक बरदार हुर्राया। अपना घर है महाराज। परिवार है। बंदूक बरदार ने बग्घी पे निगाह डाली। साथ कौन है? रामनाथ ने थूक निकला। मेरी पत्नी है महाराज। अमृतसर क्यों गए थे? वो सवाल दर सवाल किए जा रहा था। मेरी पत्नी बीमार है। इसे बड़े अस्पताल दिखाने ले गया था। बच्ची दस्ती ऊंची किए बग्घी को बखौर देख रहा था। एकदम चौंक उठा। ये बग्घी तो राजपूतों की है। फिर इसने शोले का रुख रामनाथ की जानिब किया। तुम ठाकुर रघुनाथ के मुलाजिम हो? वो जो समझा था कि गुलू खलासी हो गई गड़बड़ा कर रह गया। जी महाराज। इसका मतलब है ये गांव का आदमी है। बल्लंबरदार ने आहिस्ता से दोनों से कहा जैसे मुतमईन हो। मगर बरछीत मुतमईन नहीं था। तुम अपनी बीवी को ठाकरों की बग्घी में क्यों ले जा रहे हो? वो महाराज दरअसल रामनाथ से बात नहीं बन रही थी। देखो सीधी तरह बताओ, साथ कौन है? तुम्हारी बीवी या ठाकरों का कोई फरंगी मेहमान? चौथा घुड़सवार इसी तरह नेजा रखे सारा माजरा खामोशी से दिख रहा था। महाराज दरअसल, और इससे पहले कि वो बिगड़ी को संवारने की सही करता, बग्घी के अंदर से आवाज आई। रामनाथ फिजा में जल तरंग से बज उठी। कोचबान ने थक कर सर झुका दिया। अब झूठ से काम नहीं चलना। जी मालकन। इसकी आवाज पस्ती। मालकन के लफ्ज पे तीनों ने एक दूसरे को मैंने तेज अंदाज में देखा। फिर बंदूक बरदार ने गर्दन मोड़कर घुड़सवार को इशारा किया। इसने इस बात में सर हिलाया। बंदूक बरदार ने जवाबन बंदूक मजीद तानी। कौन लोग हैं रामनाथ? राहगीर हैं या कंपनी बहादुर के सिपाही? आवाज अब भी बेनियाज थी, मुतमईन और ठहरी हुई, बेफिक्र सी। राजन है मालिक। वो बग्घी के करीब होकर हल्के से बोला। फिर इनकी जानिब मुड़ा। पर्दे की बीबी है महाराज। हमें जाने दीजिए। हमारा बेली पहुंचना बहुत जरूरी है। पर्दे की बीबी? रात के इस पहर तुम्हारे साथ क्यों है गाड़ीबान? बंदूक बरदार के लहजे में तंजतर आया था। बरछीत ने भी कदरे चौकन्ना होकर बर्ची का रुख रामनाथ की तरफ कर लिया। चौथा सवार इसी तरह खामोशी से घोड़े की लगाम थामे इसकी पीठ पे बैठा था। महाराज हमारा बेली पहुंचना। ये क्या पूछ रहे हैं रामनाथ? बंद दरवाजे के पीछे से फिर से आवाज उभरी, जैसे वीराने में किसी कदीम मंदिर की सारी घंटियां बज उठी। ये पूछते हैं कि रामनाथ बग्घी के करीब आया कि अंदर फरंगी तो नहीं है। आप इत्मीनान रखें मालकिन। ये बेली राजपूता के डाकू हैं। सिर्फ फरंगियों को लूटते हैं। मैं इनसे निमट लूंगा। ढके छुपे अल्फाज में निहायत अदब से अपनी सवारी को खामोश रहने का कहकर वो राहजनों की तरफ मुतवज्जा हो गया। माए बाप, इसने लखनऊ के वासियों की तरह आजिज़ाना हाथ जोड़े। बीबी साहब की बोली है। वो जाने कौन सा हुलिया बहाना गढ़ने को था, कौन सा हीला बहाना गढ़ने को था कि आवाज फिर से गूंजी। रामनाथ। अब के लहजा सख्त था, तहक्कुम और रौनक से भरा। इन्हें बताओ कि तुम्हारी सवारी फरंगी ही है। इससे पहले कि कोचबान, जो अपने कदमों पे कुल्हाड़ी मारने वाले अल्फाज पे बोझगार पूछंका रह ही गया था, या वो तीनों राहजन जिनके लिए यह बहादुरी गैर मुतवक्के थी, संभलते बग्घी का दरवाजा अंदर से खुला। सबकी निगाहें उधर को उठी। दरवाजा खुलता चला गया। इसके पीछे कमख्वाब का भारी पर्दा पड़ा। एक सफेद हाथ बाहर निकला और पर्दा हटा। बरछीत की दस्ती का शोला हवा से धुआं सा जा रहा था, मगर मध्यम रोशनी में भी अंदर का मंजर
कदरे वाजे था। वो अंदर निशिस्त पे बैठी थी, यूं कि रुख सामने को था। इसने सफेद मैक्सी जेब तन कर रखी थी जो पाँव तक आती थी। पाँव में नाजुक सी कोल्हापुरी जूती थी जिसके ऊपर सुनहरे फुकराज जड़े थे। मैक्सी की चौड़ी दार तंगास्ती ने कलाइयों तक आती थी। इसके सफेद हाथ गोद में धरे थे और उनमें हीरे की अंगूठियां थी। हाथों के नीचे एक बड़ा सा सफेद हैट रखा था। लिबास का घाट खुला था। गर्दन राजहंस की सी लंबी थी जिससे हीरो का एक नाजुक हार चिपका हुआ था। राहजनों की निगाहें बेख्तियार इसके पांव से होती चेहरे पे उड़ती चली गई। उठी हुई थोड़ी मगरूर सी नाक, मोम की सी गोरी जिल्द, भरे भरे होंठ जिन पे सुर्खी लगी थी, सुनहरे माइल पूरे बाल इसने इकट्ठे करके बाएं कंधे पे डाल रखे थे जो उनकी निगाह से पोशीदा था कि इनके सामने इसका दाहिना रुख था और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें जिनके गिर्द बहुत गहरे काजल का हाशिया खींचा था। आंखों का रंग बहुत चमकीला, सुनहरी और काजल इतना गहरा था जैसे सियाह पानी में सूरज झिलमिला रहा हो। रोब हुस्न था या तमकन जमाल के असले पे इन तीरों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शायद एक लम्हे को इनको हकीकत पे ख्वाब का गुमान हुआ था, जैसे आसमानों से उतरकर कोई अप्सरा उनके सामने आ गई हो। रामनाथ, इनसे पूछो कि रात के इस पहर मुसाफिरों को अजियत देने से क्या हासिल। हल्की से गर्दन उनकी जानिब मोड़े वो नखुवत से बोली, गाड़ी वाहन अपनी मेम साहब को कहो अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दे। बंदूक बरदार संभल चुका था। रामनाथ ने बेचार की वह बेबसी से बग्गी के खुले दरवाजे को देखा। वो इसी एतमाद और तहकीर से उनको देख रही थी। बंदूक बरदार को बात दोहरानी पड़ी, मेम साहब अपना जेवर उतार के हमारे हवाले कर दें। तो मुझे मजबूर नहीं कर सकती। इसके एतमाद में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था, ना ही मैं भीख देने की कायल हूँ। हम बेकारी नहीं हैं, बर्चीद कराया। बेकारी और डाकू में ज्यादा फर्क नहीं होता। रही जेवर की बात तो वो मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मादाम, आपका लहजा हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपके साथ जबरदस्ती करें। इसकी सुनहरी आंखों में नागवारी दराई, खूबसूरत पेशानी पे शिकन उभरी। अगर मलका आलिया से बागी हुए अहले हिंद अंग्रेज शुरफा की औरतों का एहतराम भी भूल गए हैं तो रामनाथ इन्हें बताओ कि यहाँ महकूम है और हम हाकिम। ना हम महकूम हैं और ना ही आप हाकिम। आप गासिब, चोर और अहद शिकन हैं। आपने हमारे हिंद अजीम को लूटा है, हमारा माल, हमारी इज्जतें, हमारा तख्त और ताज लूटा है। हम सिर्फ आपसे अपनी दौलत वापस ले रहे हैं। इज्जत और सल्तनत का हिसाब फिर कभी लेंगे। जेवर उतार के हमारे हवाले कर दें मेम साहब। इसने बंदूक फिर ऊंची की। मुंह पे बंधे ढाटे से महज इसकी आंखें वाज़ेह थी, छोटी छोटी पहले फरंग के लिए नफरत से लबरेज आंखें। चौथा घुड़सवार खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे भीख देने की आदत है, ना लूटे जाना पसंद है। मदतन वो गर्दन से चिपके हार पे उंगली फेरने लगी। फरामोश कर दो कि तुम मुझसे मेरा जेवर उतरवाना तो क्या, इस बग्गी के चंद कदम करीब भी फटक सकते हो। अब इसके लहजे में हकारत दर आई थी। हम ये दोनों काम कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। फजूल। इस देवी जैसा हुस्न वतन करा रखने वाली लड़की ने तमस्खराना झटका। कुछ फहमियां इंसान को बहुत जलील करवाती हैं। कहते कहते इसने यूं ही एक हाथ से बाल समेट कर दाएं कंधे पे डाल दिए जो इनके सामने था। इस अमल के दौरान जब वो भूरे सुनहरी बालों को हाथ से समेटे दूसरे शाने पर ला रही थी, दस्ती का शोला और चांद की रोशनी बाहम होकर खास जावली से इसमें पड़ी कि एक लम्हे को इसके बालों में कुछ जोर का चमका। इतना कि चमक से दूर घोड़े पे बैठे सवार की आंखें चुंधिया गईं और बेख्तियार इसने रोशनी से बचने को सर को पीछे किया। बस एक लम्हे का अमल था कि रोशनी गायब हो गई और फिर इसने देखा इसके लंबे सुनहरी बालों में एक लड़ी थी, मोतियों की लड़ी, जैसे एक मोटी सी लट में जुड़े सर तक सफेद मोती पिरोए हुए हों। इसके बाल कमर तक
پھرتے تھے مگر موتیوں کی لڑی ایک کاندھے اور کوہنی کے وسط میں ختم ہو جاتی تھی. ہم خوش فہم نہیں ہیں میم صاحب، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے. بندوق بردار جیسے ضبط کھو کر آگے بڑھا. رام ناتھ نے گھبرا کر سامنے آنا چاہا مگر بندوق کی نال نے اس کے قدم روک دیے اور اس سے پہلے کہ وہ رازان بگی تک پہنچتے بیلی کے جنگل نے وہ بھاری آواز سنی. نادر! سب نے یہاں تک رام ناتھ اور بگی میں بیٹھی لڑکی نے بھی چونک کر رازنوں کے عقب میں دیکھا جہاں وہ گھڑ سوار اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا. کیا؟ بندوق بردار جس کا نام غالباً نادر تھا حیرت سے پلٹا. انہیں جانے دو. نادر کو جھٹکا لگا. مگر میں نے کہا نا انہیں جانے دو. اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی مگر جنگل کے سناٹے نے محسوس کیا تھا کہ اس میں دباؤ یا غصہ بھی تھا. کیسے جانے دوں؟ زیور دیکھا ہے تم نے؟ نادر دل ملا کر بڑبڑایا. چند لمحے خاموشی چھا گئی. پھر گھڑ سوار اور بھی مدھم بولا. اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتا کی ملکہ ہے، اسے جانے دو. پھر وہ رکا نہیں. گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کو ایڑ لگا دی. سفید گھوڑا اپنے سوار کو پیٹھ پہ لادے دوڑتا ہوا جنگل کے بیچ درختوں میں گم ہو گیا. ان تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر انہیں اس کے پیچھے دوڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. مگر جاتے سمے وہ دیکھ چکی تھی کہ نادر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے اور ناگواری سے بھری تھی. رام ناتھ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا. وہ جیسے کسی سوچ میں گم دھول کے غبار کو نیچے بیٹھتا دیکھ رہی تھی جو گھوڑوں کے قدموں نے اڑایا تھا. اگر انہیں علم نہ ہوتا کہ آپ فرنگی ہیں تو وہ ہمیں نہ روکتے. مالکن نگاہیں جھکائے رام ناتھ نے اسے ادب سے اس کی غلطی کا احساس دلایا. وہ کچھ سوچتی دور جنگل میں دیکھتی رہی. رام ناتھ وہ جو مڑ کر آگے نیچے سنبھالنے جا رہا تھا پکار پہ واپس پلٹا. جی مالکن. یہ لوگ کون تھے؟ رازن تھے مالک. اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں. بے شک، مگر تھے کون؟ میں کچھ نہیں جانوں مالکن. کوچبان نے ہاتھ جوڑے. بے شک، مگر وہ جو گھوڑے پہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ اب بھی پرسکون تھی. میں کچھ نہیں جانوں. وہ تلخی سے مسکرائی. جانے دو رام ناتھ، جیسے تمہیں واقعی علم نہیں. اور سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے واپس جانے لگا جب اسے اپنے قبض کی آواز سنائی. میں جانتی ہوں وہ کون تھا رام ناتھ. وہ حیرت زدہ سا پلٹا. اندھیرے میں مدھم چاندنی میں بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پہ وہی تلخ مسکراہٹ. کون تھا مالکن؟ وہ بدر غازان تھا. میں جانتی ہوں. اس واقعے کی خبر گاؤں میں کسی کو نہ ہو. اب گاڑی چلاؤ. میں صبح سے قبل حویلی پہنچنا چاہتی ہوں. پردہ آگے ڈالا گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو لیا. رام ناتھ حیرت چھپاتا سر ہلا کر حکم کی تعمیل کرتا آگے اپنی جگہ پر واپس آ گیا. ایک دفعہ پھر خستہ حال سڑک پر دوڑنے لگے اور پھر جب سڑک ختم ہو کر کچا راستہ شروع ہو گیا اس کے اسی لمحے پاؤں پھٹنے لگی. صبح کی پہلی کرنیں بیلی راجپوتا کی کھیتوں پہ گرنے لگی تو بگی میں جوتے عربی گھوڑے بڑے پھاٹک کے سامنے رکے. وہاں مجمع سا لگا تھا. کوچبان رام ناتھ پھٹی سے نیچے اترا. سرد سے سیڑھی نکال کر دروازے سے لگائی اور دروازہ کھولا. پردے اندر سے اس نے خود ہٹایا اور پاؤں باہر نکال کر سیڑھی پہ رکھا. اس کی جوتی کے سنہرے پکراج روشنی میں چمکنے لگے. سفید ہیٹ اس نے سر پہ رکھ لیا تھا. کوچبان ادب سے پیچھے ہٹ گیا. وہ نزاکت سے زینے نیچے اترتی آئی جسے پانی پہ چل رہی ہو اور سامنے کھڑے دونوں افراد کو اپنی جانب دیکھتے پایا. ان میں سے ایک وردی میں ملبوس گاؤں کا سب انسپکٹر تھا اور دوسرا سوٹیڈ بوٹیڈ ڈھلتی عمر کا فربہی مائل کمپنی بہادر کا کوئی افسر. فرنگی افسر نے اپنا ہیٹ اتار کر جھک کر گڈ مارننگ کہا. اس کی تیوری چڑھ گئی. سب انسپکٹر نے بھاپ کر کچھ کہنے کو لب کھولے مگر صاحب بہادر شروع ہو چکا تھا. آپ یقیناً انگلستان سے آئی ہیں. پہلی دفعہ آپ کو ادھر دیکھا ہے. میرا نام جان کارلس ہے. میں ضلع کا نیا ڈپٹی کلیکٹر ہوں. مجھے یہاں تعینات ہوئے آج تیسرا روز ہے. مایا راج یہ لیڈی سب انسپکٹر میں بنایا مگر جان کارلس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. مجھے بات کرنے دو تھانے دار. یہ مجمع کیوں لگا ہے ادھر؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی میکسی پہلو سے اٹھاتے بیزار سی کھڑی تھی. اس کا اشارہ ارد گرد حویلی کے پھاٹک کے ساتھ کھڑے ہجوم کی طرف تھا. اوہ مائی لیڈی، آپ کی اردو کتنی صاف ہے. مجھے فارسی کی شدھ بدھ بھی ہے مسٹر کارلس. مگر یہ مجمع کیوں ادھر لگا ہے؟ کل راجپوتوں کی حویلی میں حادثہ ہو گیا تھا. حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ وہ چوکی آگ لگ گئی تھی مہمان خانے میں. کوئی نقصان تو نہیں ہوا ڈی سی صاحب؟ اور تو نہیں، بس ٹھاکروں کا لڑکا موقع پہ ہی جل کے مر گیا. کون؟
ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल नहीं, वो दूसरा लड़का जो रघुनाथ का भतीजा था, शेखर। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी, इसकी आंखों में बेयकीनी थी। शेखर मर गया? जी वही ठाकुर शेखर राज। वो मजीद कुछ सुने बगैर तेजी से फाटक पार करके अंदर चली गई। जॉन कार्लस गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। यह औरत कौन है? अब केस ने बिलाखिर सब इंस्पेक्टर को जहमत दी, जो मुसलसल कुछ कहने के लिए लब खोल और बंद कर रहा था। कॉलर्स के सवाल पे गहरी सांस खारिज करके बोला, मैं आपको ये बताने ही वाला था मायरा, ये लेडी शेखर है, ठाकुर शेखर राज की बीवी। कार्लस चौंका। ये माया फर्नांडिस है। सब इंस्पेक्टर ने इस बात में सिर हिलाया। जी माया राज। कार्लस फिर से गर्दन मोड़े उसे देखने लगा, जो तेजी से दौड़ती हवेली के अंदर जा रही थी। इसका हेड रास्ते में मिट्टी पे गिर गया था। ये 1939 की एक तारीख रात थी। हिंद अजीम उस वक्त ताजे बरतानिया की तख्त था। ताजे बरतानिया का उस वक्त उसके तहत चल रहा था। वो ताजे बरतानिया जिस पे सूरज गुरूब नहीं होता था, मगर हिंदुस्तान पे तारीकी हर रात अपने पर फैला लेती थी। यही चांदनी में डूबा अंधेरा बेली राजपूता पे भी उतर आता था। बेली राजपूता हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव था। अंग्रेज सरकार ने कई बरस हुए इसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया था, मगर गांव वाले आज भी उसे उसके बरसों पुराने नाम से ही पुकारते थे, जिसमें यहाँ के सरकर्दा खानदान की अजमत का जिक्र था। हिंदू राजपूतों के खानदान का जो कई बरस से इस गांव के बेताज बादशाह थे। बाज लोग कहते थे कि बेली राजपूता दरअसल इस रियासत का हिस्सा था, जो किसी जमाने में इस राजपूत खानदान की मिल्कियत था और वो यहाँ के हकीकतन बादशाह थे। फिर बाद में रियासतें टूट गईं तो ये महज एक गांव रह गया, मगर राजपूत आज भी यहाँ के महाराजा थे और उनकी औरतें खुद को महारानियां कहलवाना पसंद करती थी। गांव की आबादी में हिंदुओं का तनासुब मुसलमानों से चंद 6% ज्यादा था, और सिवाय एक मुस्लिम खानदान के जिसकी मजबूत हैसियत की वजह दौलत की कसरत और मुल्की सियासत में असर व रसूख के सिवा कोई न थी, हिंदू राजपूत पूरे गांव पे छाए हुए थे। गांव के विस्त में राजपूतों की अजीमुशान हवेली थी, जिसके मीनारों के कंगरे दूर से दिखाई देते थे, मगर हमारी इस बरसों पुरानी दास्तान का मरकज राजपूतों की हवेली नहीं, जो इस वक्त सोग में डूबी थी, बल्कि उससे कहीं दूर वो कच्चा रास्ता है जो राजपूतों के जमीनों से होकर मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है। रात दूसरे पहर में दाखिल हो रही थी। गांव के मकीन जाने कब से अपने अपने घरों में दुबके सो रहे थे। सरमा दम तोड़ रहा था, बाहर की आमद थी। निजाम खान की अभी तक मौजूद थी। ऊंचे बूढ़े दरख्त खामोशी से शाखों का बोझ लिए सो रहे थे। कभी कभी हवा का कोई झोंका तेजी से चलते हुए पत्तों को झंझोड़ देता और उनकी सनसनाहट से अंधेरे में डूबा गांव हड़बड़ा सा जाता, मगर चंद लम्हों बाद वही पुरसुकून खामोशी छा जाती और आसमान पे बिखरे तारे इसके गवाह बन जाते। ऐसे में जब पूरा बेली राजपूता सो रहा था, मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में कोई जाग रहा था। ये कब्रिस्तान आबादी से हटकर गांव के आखिरी सिरे पे वाक़ था। ये एक दफा मुकम्मल तौर पर आबाद होने के बाद कई बरस हुए, अब तो खंडर भी बन चुका था। अब इस कब्रिस्तान में कोई मुर्दे नहीं दफना था, बल्कि इसकी जगह एक नए कब्रिस्तान ने ली थी, जो गांव के दूसरी तरफ था। पुराने कब्रिस्तान की चार दीवारी कच्ची और छोटी थी। दाखिले के लिए न सिर्फ लकड़ी का खस्ता हाल कदीम फाटक रात के इस पहर खुला था। चार दीवारी के एक कोने में बरगद का घना बूढ़ा दरख्त झुका झुका सा खड़ा था। इसकी छाया तले कोई साया सा नजर आ रहा था। इसकी दरख्त की जानिब कमर थी। अंधेरे में कोई हेवला सा दिखता था, जिसने पांव तक आता सियाह चोगा पहन रखा था। सर पे चोगे के साथ नथी टोपी हुड ऐसे ले रखी थी कि चेहरा वाज़ेह न था। वो सियाह रुकू के बल झुका मुसलसल एक ही जगह पे हाथ में पकड़ी कुदाल मार रहा था। वहां दूर दो कब्रों के दरमियान एक गड्ढा सा खुद गया था और चोखा पोश की कुदाल इस गड्ढे को मजीद गहरा कर रही थी। दूर से देखने पे साया सा मालूम होता था। दफतन भागते घोड़े की टापू की आवाज ने बेली राजपूता के खामोशी फिजा को लरसा दिया। चोखा पोश ने चौंक कर कमर सीधे की। आवाज दूर खेतों से आ रही थी। इसने जल्दी से कुदाल उठाई और भागकर
درخت کے تنے کی آڑ لگی۔ دوڑتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چوکا پوش نے سر اٹھا کر چھوٹی سی چار دیواری کے باہر جھانکا۔ اس لمحے دور کھیتوں سے دو گھوڑے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے آئے اور دیوار کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ شاید کوئی مسافر تھے۔ چوکا پوش نے آہستہ سے کھڑے ہو کر زمین پہ رکھی کدال اٹھائی اور واپس آ کر گڑھے کی کنارے پہ لگی مٹی کے ڈھیر کو اندر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے زمین برابر کر دی، پھر کدال اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتے اس نے باہر کی راہ لی۔ پھاٹک پار کر کے اس نے آہستگی سے اسے بند کیا۔ چوکے کی ہوڑ درست کی اور ادھر ادھر محتاط طریقے سے دیکھتے اپنے قدم اس کچے دھول مٹی میں گم ہوتے راستے کی جانب بڑھا دیے۔ چند لمحے بعد اس کا سیاہ وجود بیلی راجپوتا کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ اس کا داور آئینے کے سامنے کھڑی بے تاثر نگاہوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ دراز کر شانوں پہ گرتے سنہری بال، ان کے بیچ پھسلتی موتیوں کی لڑی اور آنکھوں میں گہرا کاجل۔ آج اس نے کوئی زیور نہیں پہن رکھا تھا، بس سادہ سی سفید ساڑی میں ملبوس تھی جس کا پلو فرش کو چھو رہا تھا۔ وہ آئینے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ وہ 60-70 کے سن کا بوڑھا مگر باروب چہرہ تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، تمکنت سے چمکتی آنکھیں، فہم و فراست سے لبریز نگاہیں، پگڑی میں موتیوں کی لڑیاں تھیں۔ ماتھے سے عین اوپر پگڑی میں چھوٹا سا مور پنکھ تھا جس کے ساتھ ایک بڑا سا ہیرا جڑا تھا۔ اس ہیرے سے پھوٹی چھوائیں اس چہرے کے روب و دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ نیچے ایک کونے میں لکھا تھا، شبیہ حقیقی مہاراج بلدیو سنگھ۔ وہ اب دوسری دیوار پہ موجود بڑے سے رنگین پورٹریٹ کے سامنے آ گئی جو ایک سیاہ سفید تصویر کو سامنے رکھ کر کسی ماہر مصور نے بنایا تھا۔ یہ تصویر اس کی اور شیکھر کی شادی سے 3 ماہ قبل لی گئی تھی۔ تصویر میں اس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، سنگار کے نام پہ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا یا لبوں پہ سرخ رنگ کی لپسٹک۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں اور بائیں میں ہیرے کے 2 جڑاؤ کنگن تھے۔ اس کے پہلو میں سیاہ تھری پیس سفید شرٹ اور سرخ بو میں ملبوس 37 سالہ شیکھر مسکرا رہا تھا۔ وہ سانولی رنگت اور معمولی نقوش کا حامل قبول صورت شخص تھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں شیکھر سے ہٹ کر اپنی سرخ ساڑی پہ پھیلتی چلی گئی۔ یہ ساڑی اس نے شادی کے بعد کب پہنی تھی؟ ہاں، 2.5 ماہ قبل اپنی سالگرہ کی شام۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے پردوں پہ ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ دہلی میں موجود شیکھر کی اس عالیشان کوٹھی پہ سالگرہ کا تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑے سے لان میں برقی کمکم اور روشنیوں سے چراغاں کیا گیا تھا۔ مہمان گھاس پہ بچھی کرسیوں سے اٹھ کر لان کے وسط میں رکھی گئی گول میز کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ شیکھر ان کے ہمراہ تھا۔ اس کی منتظر نگاہیں بار بار برآمدے کے اس پار گھر کے داخلی دروازے کی سمت اٹھ رہی تھی۔ کچھ مہمان کلائیوں پہ بندھی گھڑیاں دیکھنے لگے تھے۔ ان سب کو شیکھر کی بیوی کا انتظار تھا جس کے اعزاز میں رؤسا و عمرہ کی یہ محفل سجائی گئی تھی۔ دفتن برآمدے کا دروازہ کھلا، سرخ ساڑی کی جھلک نظر آئی۔ تمام مہمانوں کی نگاہیں اس طرف اٹھی، پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ دروازے کا پٹ دھکیلتی سرخ ساڑی میں ملبوس دراز قد سیدھے اور سنہرے بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ وہ واقعی کسی قدیم مندر میں پوجا کرانے والی حسن کی دیوی تھی۔ وہ بہت نزاکت و تمکنت سے چلتی ہوئی برآمدے کے ستون تک آئی تھی۔ شیکھر مسکرا کر آگے بڑھا۔ برآمدے کے آگے 3 چھوٹے سے زینے بنے تھے، اوپر وہ ان کے آغاز پہ کھڑی تھی۔ شیکھر نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بڑھا ہوا ہاتھ تھاما اور اسی نزاکت سے ایک ایک قدم نیچے رکھتی زینہ اتر کر لان کی گھاس پہ آ گئی۔ سرخ ساڑی کا بے حد لمبا پلو اس کے پیچھے زینوں پہ پھسلتا ہوا گھاس پہ آن گرا۔ شیکھر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے بایا بازو اس کے شانوں کے گرد مائل کیے اسے ساتھ لے کر چلتا میز تک آیا۔ مائی وائف مایا فرنانڈیز۔ کیک کٹنے کے بعد وہ مایا کا ہاتھ تھامے اپنے کسی قریبی عزیز سے اس کا تعارف کروا رہا تھا اور مایا مسکراتے ہوئے شستہ انگریزی اور پھر مقامی زبان میں رسمی کلمات ادا کر رہی تھی۔ پوری تقریب میں ایک فرد سے دوسرے فرد تک جاتے بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بھات بھات کی سرگوشیاں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو یہ ہے ٹھاکر شیکھر کی انگریز بیوی جس سے اس نے انگلستان میں شادی کی تھی۔ ہاں، سنا ہے اس کا تعلق برطانیہ کے شاہی خاندان سے ہے۔ کیا واقعی؟ ہوگا، ابھی تو شیکھر نے اسے شادی کی ہے، مگر اردو اور ہندی تو اچھی بول لیتی ہے، وہ جلدی سیکھ لی۔ نہیں، میں نے سنا ہے اس کی نینی ہندوستانی تھی، اسی نے سکھائی ہے اسے۔ وہ بہت
اعتماد سے مسکراتے ہوئے شیکر کے پہلو میں مہمانوں سے تعارف حاصل کر رہی تھی، جن میں زیادہ تعداد دہلی کے عمرہ رؤسا تھے۔ چند برطانوی بھی الگ سے کھڑے تھے۔ مائع نے آنکھیں کھول دی، دہلی کی روشنیوں میں ڈوبی تقریب غائب ہو گئی۔ وہ بیلی راجپوتوں کی حویلی کی بالائی منزل کے کمرے میں اپنے پورٹریٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بے اختیار موتیوں کی لڑی پہ انگلی پھیری۔ وہاں موتی تصویر کی نسبت کم تھے اور آخر میں گرہ سی لگی تھی۔ مایا کی انگلی گرہ پہ آ کر تھم گئی۔ ایک مبہم مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ احمق گدھا، اس نے مسکرا کر سر جھٹکا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اسی پل دروازہ بجا۔ اس نے ہاتھ سے لڑی چھوڑ دی۔ کون؟ مایا دیوی، وکیل صاحب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھاکر صاحب نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ ان کو بولو میں کچھ دیر میں آتی ہوں، بے تاثر لہجے میں کہہ کے وہ بالوں میں پھر سے کنگا پھرنے لگی۔ نگاہیں آئینے میں موجود اپنے دلکش چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ سپاٹ برف سا چہرہ تھا۔ پھر بہت سے لمحے سرک گئے تو اس نے ساڑی کا پلو ہاتھ سے چھوڑا اور باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں کے آغاز پہ کھڑے ہو کر اس نے نیچے جھانکا۔ نیچے ہال میں کمرے میں لکڑی کے قیمتی صوفوں پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس وکیل صاحب اور تایا رگھوناتھ بیٹھے تھے۔ آرٹی یا اس کی موجودگی کا کوئی فسون۔ ان دونوں نے چوک کے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ ریلنگ پہ رکھے پلکی جھکائے، ایک ایک زینہ نیچے اترنے لگی۔ سفید ساڑی کا پلو چند زینے اوپر سے اس کے پیچھے پھسلتا آ رہا تھا۔ لمبی ایڑی کی ٹک ٹک ایک ردھم سے خاموش فضا میں گونج رہی تھی اور وکیل صاحب دم سادھے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ملکوتی حسن اور سحر انگیز شخصیت کے جتنے قصے انہوں نے سنے تھے، بیلی راجپوتا کی وہ مہارانی اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ گڈ مارننگ جینٹل مین۔ نہایت ادب سے گردن اٹھائے وہ ان کے مقابل مخملی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ دیوان خانہ گاؤں کے ماحول کے برعکس فرنگی طرز سے آراستہ تھا۔ بیٹھیے۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوہنی صوفے کے بازو پہ ٹکائے وہ اسی تمکنت بھرے انداز میں بولی۔ وکیل صاحب جیسے ہوش میں آ کر بیٹھے تھے۔ تایا رگھوناتھ پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ وکیل صاحب کو بیٹھیے کہنا ان کا فرض تھا کہ وہ حویلی ان کی تھی، مگر شیکر کی اس مہارانی کی موجودگی میں وہ ہمیشہ ایسے ہی کنفیوزڈ ہو جاتے تھے۔ آپ کاغذات لے آئے وکیل صاحب؟ وہ سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جی لیڈی شیکر، میں لیڈی فرنینڈس۔ سنہری بال کندھے سے پیچھے کرتے اس نے تصدیق کی، جی لیڈی فرنینڈس۔ وکیل صاحب جلدی سے بولے، پھر ایک نظر تایا رگھوناتھ پہ ڈالی اور دوبارہ مایا کو دیکھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اتنی مقناطیسیت اور کشش تھی کہ وکیل صاحب نگاہیں جھکا کرتے جسے بریف کیس کھول کر کاغذات نکالنے لگے۔ شروع کریں۔ ایک فائل کا مطلوبہ صفحہ کھول کر انہوں نے ایک سوالیہ نگاہ مایا پہ ڈالی، جس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ فوراً سر جھکائے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی دہرائے بغیر پیشہ ورانہ انداز میں پڑھنے لگے۔ یہ وصیت ٹھاکر شیکر راج نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل لکھوائی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد 2 اثاثوں کا نگراں اور وارث اپنی بیوی مایا لیڈی مایا فرنینڈس کو قرار دیا ہے۔ تایا رگھوناتھ کے چہرے پہ ناپسندیدگی بکھر گئی، جبکہ اس حویلی میں موجود اپنے 50% حصہ بھی انہوں نے لیڈی مایا کے نام کر دیا ہے۔ باقی 50% حصہ پہلے سے ہی ٹھاکر شیکر کے تایا ٹھاکر رگھوناتھ کے نام ہے۔ تایا رگھوناتھ نے اب کے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اور کچھ؟ وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں۔ وکیل صاحب نے فائل میز پہ رکھ دی۔ ہال کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مایا کے چہرے پہ بلا کا اطمینان و سکون تھا، جیسے اس نے تمام فیصلے کر لیے ہوں۔ مجھے شیکر کی جائیداد نہیں چاہیے۔ اسی بے تاثر لہجے میں چند لمحے بعد وہ بولی تو دونوں اشخاص پوری طرح چونکے۔ میں حویلی میں اپنے نصف حصے کو ٹھاکر رگھوناتھ کے نام کرنے پہ تیار ہوں۔ ٹھاکر صاحب آپ کاغذی کارروائی کر لیں، جبکہ باقی جائیداد۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ٹھاکر رگھوناتھ دم ساتھ اس کی بات کی تکمیل کے منتظر تھے۔ باقی جائیداد میں کسی فلاحی ادارے کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ شیکر کی بہت خواہش تھی کہ ہم دونوں مل کر کوئی ٹرسٹ یا خیراتی
इदारा कायम करें। शेखर को तो जिंदगी ने मोहलत नहीं दी सुनहरी आंखों में पानी डालने की, मगर मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे उम्मीद है कि आप ये जायदाद बिकवाने में मेरी मदद करेंगे। शुक्रिया। वो उठकर खड़ी हुई, एक आंसू टूटकर चेहरे पे फिसलता गया। आप बैठिए, चलती हूँ। साड़ी का पल्लू दाएं हाथ में संभालती हुई इनके सामने से गुजर कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। रेलिंग पे हाथ धरे पहली सीढ़ी पे कदम रखते एक सानिए को इसने मुड़कर उन्हें देखा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ जल्द हो जाएगा। मैं इस महीने वापस इंग्लिस्तान जाना चाहती हूँ। अब इस मुल्क में शेखर की यादों के साथ रहना मेरे लिए कठिन हो गया है। उम्मीद है आप मेरी ज़हनी हालत समझ सकेंगे। फिर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती गई। इन दोनों की निगाहें ने इसका ऊपर ताक़ुब तक किया, यहाँ तक कि वो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे गायब हो गई। शेखर और फलाही धारा। ठाकुर रघुनाथ ने गहरा सांस भरा। हाँ तो मेरा भतीजा, मगर इससे ये तवक्को नामुमकिन सी लगती। वो अय्याश सा शख्स था नहीं। उन्होंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। वकील साहब खामोशी से कागजात समेटने लगे, जैसे ठाकुर की बेनियाजी और उनकी बेजारी की वजह समझ रहे हों। बेचारी माया। फाइलें ब्रीफकेस में रखते हुए उन्होंने तरहम से सोचा, इतनी खूबसूरत औरत, मोहब्बत की शादी, और मोहब्बत भी ऐसी कि बरतानवी शहजादे ने महल छोड़ दिया। बरतानवी शहजादी ने महल छोड़ दिया। इस कबूल सूरत ठाकुर शेखर के पीछे, फिर यूं भरी जवानी में बेवकी और दिल ऐसा खालिस कि इतनी बड़ी जायदाद से 1 टका लेने का लालच नहीं। इतनी आसानी से सब छोड़ दिया। मगर जाने ये ठाकुर इसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे या नहीं। बेचारी अंग्रेज लड़की किधर फंस गई है इन राजपूतों में। ठाकुर रघुनाथ और वकील साहब अपनी सोचों में गुम थे। रात की काली चादर में गुबार की तह लगी थी। शाम में हल्के हल्के झक्कड़ चले थे और फिर हवा साकिन हो गई थी, मगर मामूली सा गर्दाब भी फिजा में ठहरा था। हल्की हल्की गर्द फिजा में अभी भी ठहरी हुई थी। आज मुसलमानों का खंडर हुआ पुराना कब्रिस्तान भी मामूल से ज्यादा गर्द आलू था। बरगद का बूढ़ा दरख्त दुख से सारे में छाई वीरानी देख रहा था। इसकी उम्र रसीदा कमजोर शाखें जमीन की जानिब झुकी झुकी सी थी। जहां मौजूद एक सियाह लिबादे में मलबूजी नफ्स की कुदाल जमीन खोद रही थी। मिट्टी उड़कर ऊपर आती। चोगापोश का लिबास मिट्टी से अट चुका था, मगर इसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। एक लम्हे को रुककर उसने कमर सीधी की और चेहरे पे आया पसीना साफ किया। इसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। अंदाज में थकान सी थी। बरगद का बूढ़ा दरख्त गवाह था कि इसका जिस्म पिछले कई घंटों से ये मुशक्कत उठा रहा था। अब शायद इससे थकावट होने लगी थी। चंद लम्हे सस्ता कर इसने फिर से झुक कर खोदना शुरू कर दिया। 3-4 दफा ही कुदाल मारी थी कि दूर किसी के बोलने की आवाज सन्नाटे को चीरने लगी। चोगापोश ने चौंक कर सर उठाया। कब्रिस्तान के खुले फाटक के इस पार 2 अशखास बातें करते चले आ रहे थे। इनके कदमों तले कच्चे रास्ते की धूल उठ रही थी। एक इनमें करमदीन था और दूसरा इसका चचाजाद हाजी बशीर। करमदीन नफी में सर हिलाते हुए किसी बात पे बहस कर रहा था कि यह खुला फाटक देखकर टटका। हाजी, इतनी रात गए फाटक क्यों खुला है? बात हैरत की थी। कब्रिस्तान का ये फाटक अमूमन बंद ही होता था और इस पर एक मोटी जंजीर और ताला चढ़ा होता था। मालूम नहीं, हाजी बशीर हिचकिचाया। गांव वाले कहते हैं कि अरसा हुआ यहाँ साया हो गया है। रात को इधर से आवाजें आती हैं, जाने कितना सच है कितना झूठ। ताला तो अरसा हुआ टूट चुका है। दोनों खुले फाटक के सामने खड़े थे। चलो हाजी, चलकर एक दफा देखें तो अंदर है क्या? रहने दो करमदीन। हाजी बशीर बेख्तियार एक कदम पीछे हटा। डरते क्यों हो? गांव वाले तो पर का परिंदा बना डालते हैं। एक दफा देखिए तो सही कि है क्या। आवाज तो अभी भी मुझे भी आ रही है। करमदीन ने पहल की और फाटक पार किया। हाजी बशीर हिचकिचाता हुआ चंद कदम पीछे था। सामने चंद कब्रों के एक तरफ बड़ा सा गड़ा था और इर्द गिर्द मिट्टी की ढेरियां थी। इस गड्ढे में क्या हो सकता है भला? करमदीन सोचता हुआ बड़बड़ाता करीब आया। रात की वहशत कब्रिस्तान की हैबत से थोड़ा थोड़ा खौफ महसूस हुआ। जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे। वो दोनों आगे पीछे चले, गड्ढे के करीब आए। करमदीन ने आयतल कुर्सी पढ़ते अंदर झांका। गड्ढा तारीक और खामोश था, बहुत गहरा नहीं। अंदर एक सियासी गठरी पड़ी थी, जैसे कपड़े की गठरी हो। इससे पहले कि कोई झुकता गठरी आन की आन में खड़ी हो गई और धूल का एक तूफान इनकी तरफ आया। गर्द उनकी आंखों में पड़ी और वो बेख्तियार आंखें मलते चीखते चिल्लाते पीछे थे। चोगापोश ने उन्हें धकेला और जस लगाकर फाटक पार किया। कुछ देर बाद हर रात की तरह छाए अंधेरे ने उसे निगल लिया। माया देवी रूपा उसे तलाश करती जरान खाने के दलान तक आई थी। हवेली के पिछवाड़े ऊंचे सतूनों का बरामदा था। बरामदे के आगे 3 सीढ़ियां बनी थी। वो सबसे ऊंची सीढ़ी पे बैठी सामने फिजा में जाने क्या खोज रही थी। रूपा की आवाज पे आहिस्ता से सर उठाया। वो बहुत इत्मीनान और तहम्मुल से काम करती थी। शायद ही कभी रूपा ने इसे चौंकते देखा हो।
माया देवी, बड़े ठाकुर आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं, दरोगा साहब आए हैं। जी। वो एक लफ्ज कहे बिना उठ खड़ी हुई। इसने आज भी सादा सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में मुकीते, चोटी के बलों में कहीं कहीं से मोती झलक रहे थे, पाँव में पतली ऊंची एड़ी वाली नाजुक सी जूती थी जिसपे सफेद नगीने जड़े थे। दीवान खाने में उस रोज जहाँ वकील साहब बैठे थे, आज इधर वर्दी में मलबूस थानेदार था। इसके हाथ में छड़ी थी। माया को देखकर वो बेअख्तियार उठ खड़ा हुआ। ताए रघुनाथ सामने से सोफे पे बैठे थे, हुक्के की उन्होंने मुंह से लगा रखी थी और मुसलसल गिड़गिड़ा रहे थे। सामने कुर्सी पे थानेदार कामला बैठा था और उनके पास कलम और कागज था। गालिबन बयानात कलमबंद कराने का इंतजाम किया गया था। वो सबको जैसे नजरअंदाज करती इसी एतमाद और बेनियाजी से चलती थानेदार के मुकाबिल सोफे पे बैठ गई। टांग पे टांग यूं चढ़ाई थी कि जूती की नोक ऊपर थी। शायद ये मुकाबिल को बताने का इशारा था कि वो इसकी जूती की नोक पे है। कमरे के कोने में एक उमर रसीदा देहाती बैठा खामोशी से सबको देख रहा था। चेहरे मोहरे से वो थाने का अमले का हिस्सा हरगिज न लगता था। जाने कौन था? मेम साहब आपको जहमत इसलिए दी कि जैसा कि आप जानती हैं थानेदार बैठ गया था। ठाकुर शेखर राज की मौत आग लगने से हुई है। पुलिस को कुछ कार्रवाई मुकम्मल करना होती है, सो आप लोगों के बयानात दरकार होंगे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तमीद को छोड़कर सवाल शुरू करें। माया का लहजा सख्तपन महसूस करके इसने सर हिलाया और ठाकुर रघुनाथ की जानिब मुतवज्जा हुआ। मरहूम से आपका रिश्ता क्या था? ठाकुर रघुनाथ ने हुक्के की मुंह से हटाई। इतना तो तुम जानते हो इंस्पेक्टर शाह के वो मेरा भतीजा था। अंदाज में हल्की सी नागवारी थी। ठाकुर साहब मेरे साथ तावन कीजिए, वो असर लिए बगैर ठंडे अंदाज में बोला। मरहूम शेखर की सरपरस्त की जिम्मेदारी आपने कम संभाली थी? यही कोई 15 बरस हुए जाते हैं कि मेरे छोटे भाई का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इसकी पत्नी पहले ही दागे मुफारकत दे चुकी थी। शेखर इस वक्त गालिबन 22 बरस का था, यानी मौत के वक्त तकरीबन ठाकुर शेखर राज की उम्र 37 बरस होगी। इंस्पेक्टर शाह का एक अपना अंदाज था, तीखा सा पैदल पे सवालात करने का, बात काटने का। जाने क्यों माया को लगा वो पहले से मिल चुकी। दुरुस्त, वो इस वक्त बच्चा तो था नहीं कि मैं इसकी निगरानी करता। कुछ अर्से बाद तालीम के लिए इंग्लिस्तान चला गया। पीछे से इसकी जमीन जायदाद में संभालता था। इसने गोया मुझे अपनी जमीनों का निगरान मुकर्रर कर रखा। अगर इसे आप पे इतना एतमाद था तो इसने चंद साल पेशतर जमीन का बंटवारा क्यों कराया था? और कुछ लोगों से ये भी कहा था कि शायद इसके साथ बददयानती हुई है। ठाकुर रघुनाथ गड़बड़ा से गए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पहले शेखर और हमारी जमीनें मुश्तरका थी, फिर इसने बंटवारा कर लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माया खामोशी से दोनों को देख रही। शेखर इंग्लिस्तान से कब वापस आया? वो आता जाता रहता था। अब आखिरी दफा शादी करके आया था। ठाकुर रघुनाथ ने जरा की जरा नजर माया पर डाली। वो इसी तरह सपाट सा चेहरा लिए बैठी थी। यहाँ मैं आपको जहमत दूंगा मेम साहब। इंस्पेक्टर शाह इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। शेखर से आपकी शादी कब हुई? 6 माह कबल, इंग्लिस्तान में। माया ने सर को मामूली सी जुम्बिश दी। आपने इससे शादी क्यों की? आपकी उम्र में तकरीबन 17 साल का फर्क तो है। 13 साल का। इसने तस्सी की। शेखर एक रईस था, मगर देसी रईस। जैसे कि आपको इल्म होगा कि मेरा ताल्लुक बरतानिया के शाही खानदान से। कहते हुए गर्दन कदर तफाखुर से बुलंद हुई। जाहिर सी बात है, मैं एक नेटिव चिफ्टेन से शादी दौलत की बिना पे तो करने से रही। हमें बस एक कदर मुश्तरक थी और वो थी मोहब्बत, सो हमने शादी कर ली। शादी इंग्लिस्तान में हुई? जी। आप शादी के कितने अरसे बाद हिंदुस्तान? तकरीबन 2 माह बाद मैं दिल्ली पहुंची थी। कुछ अरसे इधर रही, फिर देहलवीज चले गए। तकरीबन 3 माह कबल शेखर ने मुझे बेली राजपूता लाया था। आपकी उर्दू बहुत साफ है। इंस्पेक्टर शाह मुस्कुराए। मेरी फारसी भी बहुत साफ है। आंखों में आंखें डालकर एतमाद से बात करती थी। ये अंदाज ऐसा था कि वो कहीं बगैर ना रह सका। सुना था अहले फिरंग बेबाक होते हैं। आज यकीन भी आ गया। वरना बर्रे आज़म में निगाहें मिलाने को बेअदबी तस्लीम किया जाता है और हमारे यहाँ निगाहें झुकाने या चुराने को बददयानती की निशानी समझा जाता है। रास्त को इंसान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो दो टोक बिला खौफ और खतर बात कर सके। बचा फरमाया, शेखर से आपके ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है खुशगवार या दरमियाने? वैसे जैसे हर खुश और खुर्रम मियां बीवी में होते हैं। मसलन कैसे? जैसे हफ्ते भर में एक लड़ाई, 2-4 बार तल्ख कलामी। क्यों? क्या आपने कोई ऐसा जोड़ा देखा है जिसकी आपस में लड़ाई ना होती हो? आखिरी बार आपकी तल्ख कलामी किस बात पे हुई? ये कोई 5 रोज कबल मैंने उससे कहा था कि हिंदुस्तान में खासी गंदगी है।
यहाँ के लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। वो आराम से कही जा रही थी तो इसने आगे से क्या कहा, उसने कहा कम से कम वो फरंगियों से तो बेहतर है जो महीने में बस एक बार गुस्ल करते हैं, और ये कि वो कंपनी बहादुर के जितने अफसरों को जानता था वो ऐसे ही थे। ये तो मामूली बात है। कभी कोई गैर मामूली तल्ख कलामी हुई जो औरत एक शख्स की मोहब्बत महल छोड़ दे और इस गाँव में आकर बस जाए, वो क्यों गैर मामूली तल्ख कलामी करेगी? इंस्पेक्टर शाहला जवाब सा होकर खामोश हो गया। फिर ठाकुर रघुनाथ की जाने मुड़ा। वक़्वा के रोज शेखर को आखिरी बार आपने कब देखा था? सुबह नाश्ते पे। मैं नाश्ते के बाद जमीनों पे चला गया। थोड़ी देर बाद नौकर भागता हुआ आया कि मेहमान खाने में आग लग गई। जब तक मैं पहुंचा सब कुछ जल चुका था। आग के बुझने तक इसका कोयला सूरत लाश मिली। इसके कद और घड़ी और दीगर चीजों से इसकी शनाख्त हुई। मैंने फौरन एक मुलाजिम को अमृतसर माया देवी को लेने भेजा, वो भी 100 रफ्तार बग्गी पे, और मेरे पहुंचने से कबल ही शेखर की चिता जला दी गई। वो इतने सर्द व चुपते हुए अंदाज में बोली कि इंस्पेक्टर बुरी तरह चौंका। तो ठाकरों के माबैन इख्तिलाफात अभी तक मौजूद थे। मोटर खराब खड़ी थी और कोई हल नहीं था। हमने रात तक आपका इंतजार किया मगर लाश की हालत इतनी खराब थी कि चिता जलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मगर मुझे रामनाथ ने नहीं बताया कि शेखर मर गया। मुझे सिर्फ यही बताया कि शदीद इमरजेंसी है। शेखर ने बुलवाया। मैं 2 रोज पहले अमृतसर कुछ काम से गई थी। पैगाम सुनकर जल्द पहुंच गई, मगर तब तक शेखर की राख भी बहाई जा चुकी थी। इस सारी बात से आपका क्या मतलब है माया देवी? इंस्पेक्टर ने सोचती निगाहों से उसे देखा। मतलब साफ है, मेरे पति को कत्ल किया गया है। ठाकुर रघुनाथ बुरी तरह चौंके। हुक्का एक तरफ हटा दिया गया। शक तो मुझे भी यही है। बहरहाल मेम साहब, आपको किसी पे कोई शक है? इंस्पेक्टर की बात पे वो पल भर को खामोश हो गए, फिर नफी में सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन मैं तफ्तीश का मुतालबा करती हूँ। ठाकुर रघुनाथ ने बेचैन होकर पहलू बदला। माया ने चेहरा उनकी तरफ मुड़ा। आपको कोई एतराज? बड़े ठाकुर वो कुछ कहते कहते रुक गए और नफी में गर्दन को जुम्बिश दी। आग निहायत पुरस्कार तरीके से लगी। लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा, इसलिए मैं फजले इलाही को साथ लाया हूँ। इसने कोने में बैठे उमर रसीदा देहाती की जानिब इशारा किया। माया ने आंखें सुकुड़ कर उसे देखा। ये कौन है? ये खोजी है। इंस्पेक्टर शाह उठ खड़ा हुआ। अमले ने पैरवी की। मैं शेखर और किसी ऐसे शख्स के खुरे तलाशना चाहता हूँ जो परसों सुबह मेहमान खाने में आया हो। अब तक तो खुरे तबाह हो चुके होंगे। जी नहीं, बड़े ठाकुर ने यह अक्लमंदी की कि लोगों को जाए वारदात से दूर रखा। किसी न किसी हद तक खुरे तबाह जरूर हुए होंगे, मगर मुझे उम्मीद बहरहाल है। माया उठ खड़ी हुई। मैं ये कार्रवाई आपके हमरा देखना चाहूंगी। चंद लम्हे बाद वो इंस्पेक्टर शाह और खोजी के साथ कोयला हुए मेहमान खाने के सामने खड़ी थी। मेहमान खाना हवेली से हटकर बना था। इसकी चौखट के आगे बागीचे की घास थी। वहाँ खुरों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेहमान खाने का पिछला दरवाजा खुला था। मेरा ख्याल है कि इस रोज शेखर पिछले दरवाजे से मेहमान खाने में दाखिल हुआ था। ये कमरा दरअसल शेखर की लाइब्रेरी था। यहाँ इसकी ढेरों किताबें रखी थी और वो फुर्सत में इधर वक्त गुजारता था। वो सीने पे हाथ बांधे खड़ी बता रही थी। इसका रवैया निस्बतन बेहतर था। वो जले हुए कमरे के अंदर से होकर पिछले दरवाजे तक आए। खोजी दरवाजे की चौखट पे झुककर देखने लगा। खुरे मौजूद हैं। आगे सारा कच्चा है, यकीनन खुरे मिल जाएंगे। फिर वो झुककर देखता आगे बढ़ने लगा। वो दोनों पैरवी करते बाहर आए। माया को कच्ची जमीन पे मध्यम से बुझे बुझे निशानात दिखाई दी। छोटे ठाकुर का खुर्रा मैं पहचानता हूँ, मगर इसके 2 खुर्रे हैं। शेखर पहले दरवाजे तक आया था, फिर पलट गया था, फिर दोबारा अंदर आया, मगर वो पलट कर किधर गया? ठहरे, शुरू से देखते हैं। खोजी आगे बढ़ गया। वो दोनों खुरों से बचते इसके पीछे आए। ये देखें, ये शेखर ठाकुर चलता हुआ आ रहा है। अंदाज में सुस्ती है, थकावट से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, शायद किसी गहरी सोच में है। खोजी जमीन पे बैठा मिटे मिटे निशान देख कर बोला। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे सामने पूरी फिल्म चल रही हो। माया ने निशानों को देखकर कुछ समझ में नहीं आया। ये देखिए, अब चौखट से चंद कदम दूर ठाकुर रुका है और कुछ देर कुछ ऐसे सोच कर उस तरफ पीछे को मुड़ा है। पहले वो हवेली की अंदर के रास्ते से इधर आया था, अब इस तरफ बाहर को जा रहा है। तेज तेज चल रहा है, गुस्से में है। वो बोलते बोलते खुर्रों का पीछा कर रहा था। यूं लगता था जैसे इसके अंदर कोई रूह घुस गई हो और वो वक्त में पीछे जाकर लम्हे अमर कर रहा हो। अब वो हवेली के पीछे फाटक तक पहुंचा है। यहाँ रुककर इसने अपना जूता झाड़ा है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको कैसे इल्म के इसने इधर रुककर जूता झाड़ा है? माया बेजारी से बोली। खोजी ने सर उठाया। इसके खिजान रसीदा चेहरे पे तजुर्बे की लकीरें थी। उम्र गुजरी है इस काम में बिटिया रानी। बचपन में जो खुरे अपने बाप के साथ देखता था वो आज तक जहन में नक्श हैं। तुम्हारी अंग्रेज सरकार खोजियों की निशानदही को बतौर सबूत नहीं मानती, मगर गांव के हर दारोगा को हमारे काम का पता है। तभी तो आज भी थानेदार साहब हमें बुला लेते हैं। फिर वो झुककर मिट्टी को गौर से देखने लगा। ये अपने काम में पुरस्कार हद तक माहिर होते हैं मेम साहब।
اس نے شانے اچکا دیے، گویا ہتھیار ڈال دیے۔ اب ادھر وہ جوتا چھڑ کر پھر سے چل پڑا۔ حویلی کے پھاٹک کے قریب سے کوئی ملا ہے، غالباً ملازم ہے کہ یہ نوکیلی جوتی کا کھرا میں نے پچھلی طرف بھی دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر ملازم سے بات کی ہے، پھر شاید غصے میں سے چڑھا ہے، ملازم سے ہین کر پیچھے ہو گیا ہے۔ چھوٹا ٹھاکر اب پھاٹک پار کر کے باہر نکل آیا ہے۔ وہ حویلی سے باہر نکل آئے تھے، کھوجی کمر پہ ہاتھ رکھ کے سوچتی نگاہوں سے سامنے کھیت کو دیکھنے لگا۔ کھیتوں کے اندر سے تو شاید کھرا نہ ملے، مگر نہیں، وہ پگڈنڈی سے ادھر جا رہا ہے۔ یہاں بہت سے کھرے ایک دوسرے پہ چڑھے ہیں، لوگ ادھر سے گزرتے رہے، مگر مجھے دیکھنے دیجیے۔ وہ دونوں کھیتوں کے کنارے کھڑے ہو گئے، جبکہ کھوجی پنجوں کے پاس زمین پہ بیٹھا مٹی کی زبان پڑھنے لگا، اور پھر جب وہی زبان پڑھتے پڑھتے کھیتوں کے اختتام تک پہنچ گیا تو اشارے سے انہیں اپنی طرف بلایا۔ وہ پگڈنڈی سے گزر کر اس طرف آیا ہے۔ یہاں سے آگے کھرے واضح ہیں، مگر اس کے کھروں پہ اس کا اپنا ہی کھرا چڑھا ہے، مطلب چھوٹا ٹھاکر بعد میں انہی قدموں واپس بھی آئے گا۔ وہ انہیں اپنے پیچھے لیے جھک کر مٹی کو دیکھتا آگے بڑھا، پھر ایک دم رک گیا۔ داروغہ صاحب، وہ کچے راستے کی طرف مڑ گیا۔ گاؤں کے تو سارے راستے کچے ہیں، مایا حیرانی سے بولی۔ نہیں بٹیا رانی، ہم اس راستے کو بولتے ہی کچا راستہ ہے جو مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ آگے چلنا ہے داروغہ جی؟ کھوجی شش و پنج میں مبتلا پوچھ رہا تھا۔ ہاں چلنا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے؟ مگر دونوں نے مایا کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچے راستے پہ چلتا پرانے قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر اس سے کوئی آ کر ملا ہے۔ اب کھوجی بیٹھ کر بغور نشانات کو دیکھنے لگا۔ آنے والا اونچے قد کا مرد ہے، ڈیل ڈول اچھا ہے۔ اس نے ٹھاکر شکر سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ٹھاکر پلٹ گیا ہے۔ پھر چند قدم واپس جا کر پھر دوبارہ نوارد کی جانب آیا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ جیسے نوارد کافی دیر ہوئی اس کے انتظار میں ٹہلتا۔ اب ٹھاکر نے اس سے ہاتھ ملا لیا ہے، یا گلے ملا ہے، یا نوارد نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ادھر تک آئے ہیں۔ سامنے پرانے قبرستان کی لکڑی کا خستہ حال پھاٹک ہے، اس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ یہاں کھڑے کافی دیر باتیں کرتے رہے ہیں، پھر دونوں میں لڑائی ہو گئی، شاید ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ اب شیخر نے مقابل کو ادھر دھکا دیا ہے اور تیز تیز چلتا واپس آیا، انداز میں غصہ ہے۔ یہ کہہ کر کھوجی کھڑا ہو گیا اور کپڑوں سے مٹی جھاڑ دی۔ اس کے بعد تو آپ کو علم ہے کہ ٹھاکر واپس مہمان آنے میں چلا گیا تھا۔ ایک آخری بات فضل الہی، کیا یہ شخص جو اس سے ملا ہے اس کے پیچھے مہمان خانے تک آیا ہے؟ کچے راستے میں کچھ ایسے نشانات ہیں جیسے کسی نے کھرے مٹا ڈالے، ہو سکتا ہے وہ پیچھے آیا ہو مگر راستہ بدل کر۔ شکریہ فضل الہی، دلچسپ کاروائی تھی انسپکٹر صاحب۔ آپ اس نوارد کے کھرے کا مول تیار کروا لیں اور کسی بھی قسم کی پیش رفت سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں شیخر کے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ کر جانے لگی۔ میم صاحب، آپ کو کسی پہ شک ہے تو بتا دیجیے۔ نہیں ہے۔ ٹھہر کر بولی، ٹھاکر رگھوناتھ کا بیٹا گوپال آج کل گاؤں سے باہر شکار پر گیا ہوا ہے، واپس آئے تو اس کا بیان ضرور لیجیے گا۔ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی جانب بڑھ گئی۔ انسپکٹر شاہ اس کی پشت پہ گرتی ساڑی کے پلو کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔